आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर डीआईजी व नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता अशोक अत्री जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू अफराज साहब, थैंक यू वेरी मच। अशोक सर, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में कुछ दिन पहले जो है चीफ सेक्रेटरी के द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया था जिसमें ये कहा गया है कि 3 महीने की एक डेडलाइन दी गई है तहसीलदार को, बाकी अमले को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये कहा गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है आप स्टेट लैंड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करें और उनको जो है रिकवर करें। कैसे देखते हैं इस फैसले को? जब से ये ऑर्डर सामने आया है हर तीसरा व्यक्ति जो है वो परेशान हाल है कि अब हमारा क्या होगा। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं कि इस तरह का एक वर्बल ऑर्डर है चीफ सेक्रेटरी का रेवेन्यू ऑफिसर्स को कि भाई जितनी भी स्टेट लैंड है उसको आप रिट्रीव किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ या इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर हाई कोर्ट की कोई रेट पिटिशन चल रही है और उसको डायरेक्शन है हमारे JNK ऑनरेबल हाई कोर्ट की है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी इस इशू पे कोई डायरेक्शंस हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की इंस्ट्रक्शन देने से पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ने कुछ होमवर्क नहीं किया है। अगर होमवर्क किया तो उन्हें मालूम होता कि इस तरह की स्टेट लैंड्स के ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट की क्या डायरेक्शन है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो है इसमें क्या डायरेक्शन है। अगर वो उन्होंने ये देखा होता या इसकी जानकारी होती तो वो शायद इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देते। बाकी जो रहा है कि 2014 से पहले, इवन बहुत पहले जो है, जब पॉलिटिकल सरकार थी, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो आपको मालूम होगा कि शेख साहब ने जो है बिग लैंड एक्विजिशन एक्ट को करके इन्होंने जो लैंड टू टिलर को दे दी थी, उसमें लाखों कनाल जो है जो वो काश्तकार था, ज़मीन किसी की थी लेकिन काश्तकार था, उनको जब वो सुबह उठा तो वो ज़मीन, जिस ज़मीन पे वो काश्त करता था, वो सुबह वो ज़मीन का मालिक था। तो वो इसलिए दिया गया था कि ताकि ये जो जम्मू कश्मीर के खासकर रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं जो कि काश्तकार का काम करते हैं, तो उनको ज़मीनें मिलेंगी और वो अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और अगर वो ऐसा हमारे सारे भारतवर्ष में ऐसा कहीं नहीं हुआ है और ये वही वजह है कि उसी कारण है कि आज जो हमारे लोग हैं उनका लाइफस्टाइल ठीक है, वो बच्चों को पढ़ा सके हैं, उनके पास घर है, खाने को भी है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी हालत पीछे जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, यूपी के लोग जैसी होती। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है इज़ ऑलवेज पीपल फ्रेंडली, एंटी पीपल नहीं होती है, पीपल फ्रेंडली होती है। और जहाँ तक सरकारी ज़मीनों का सवाल है, मुझे लगता है कि उसमें लाखों कनाल ज़मीन, थोड़ा नहीं है, लाखों कनाल ज़मीन जो है वो स्टेट लैंड है और जो लोगों के पास आज से नहीं तो 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल से जो है वो उस पर रह रहे हैं और कुछ बदलों में उन्होंने घर शर बनाए होंगे रूरल एरियाज़ में रहने के लिए, या थोड़ी बहुत खेती बड़ी वगैरह करते होंगे। इसके साथ साथ ये भी है कि जब 1971 के रिफ्यूजीज़, अपने 65 वाले रिफ्यूजीज़ और 47 वाले रिफ्यूजीज़, तो आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने जो है उस वक्त, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान से लोग लाए थे, उनको अपनी जान बचा के यहाँ आना पड़ा, तो उस वक्त जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट थी, उस पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनिशिएटिव था शेख साहब का। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा था, एक तो ये जो प्रॉपर्टी जो है, ये जो लोग पाकिस्तान में छोड़ के आ गए हैं, अचानक उनको आना पड़ा अपनी जान बचा के, उसके लिए इनको 25 लाख रुपए देना चाहिए और इसके अलावा इनको प्लाट देना चाहिए रहने के लिए, इनको ज़मीनें देनी चाहिए, कुछ आबी ज़मीन जिसमें पानी वगैरह लगता है, कुछ खुश्क ज़मीनें, ऐसा करके उन्होंने तकरीबन कोई 8,1 और शायद 4 या 6,1 दी थी, रिफ्यूजीज़ को दी थी। तो इसलिए दी थी कि इंसानियत के नाते, और वो ज़रूरत थी उस वक्त उस समय की। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे स्टेट के लोग हैं जो शुरू से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, तो ये जो सरकारी ज़मीनें हैं और ये भी जो है किसी साख्ता में इनको दी गई थी और 2014 तक तो किसी ने छुड़ाया ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं कि सरकारी ज़मीनें आप खाली कर दो।
अब मुझे नहीं समझ आती कि 2014 के बाद ऐसी क्या हो गया कि गवर्नमेंट को लगता है जी जितनी भी इलाकों में जो ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनें हैं, वो छीनी जाए। छीनने के बजाय उनको रेगुलराइज करना चाहिए। जहाँ तक मेरे पास मुझे लगता है कि 2,53,000 कनाल ज़मीन तो सिर्फ सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, जो स्टेट लैंड है, कह सकते हैं सरकारी लैंड है, कस्टोडियन लैंड है। तो एक तो जब भी आपको डेवलपमेंट एक्टिविटी करते हो, जैसे आप हाईवे बना रहे हो, कुछ और करते हो, उनको कुछ नहीं मिलता है, कोई पैसा नहीं मिलता उनको। वेराज जिसके नाम पे ज़मीन है, मिल्कियत है, इंतकाल है, तो उसका गवर्नमेंट जो भी होता है कंपनसेशन देती है। तो उस तरह से भी लोगों को जो है वो काफ़ी नुकसान होता है, उनकी ज़मीनें चले जाती हैं। उस वक्त पता नहीं था कि हाँ ये डेवलपमेंट होगी, वो होगी। तो आपने देख लिया कि हाईवे में भी लोग सड़कों पे आ गए। उन्होंने कहा साहब आपने हाईवे बनाया, हमने कुछ नहीं कहा आपको, हमने ज़मीनें दे दी सरकारी, तो अब आप टोल प्लाजा बनाने जा रहे हो, उसमें भी हमारी ज़मीनें छीन रहे हो, तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, हम लोग करेंगे क्या, खाएंगे क्या। तो इसलिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस तरह की जो पॉलिसी है, एंटी पीपल जो पॉलिसी है, और जिस तरह से निज़ाम चल रहा था उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब कहीं चाहिए होती है एक्विजिशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो जैसा सिस्टम है वैसे ही चलना चाहिए। अदरवाइज़ अगर मेरे जैसा आदमी या आम जनता लोग यही फिर महसूस करते हैं कि साहब गवर्नमेंट तो हमारे वेलफेयर के लिए है, हमारी जमहूरी डेमोक्रेसी वो भी तो है ना, गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो आप मैं तो कहूँगा कि जितने भी ये इस तरह के लॉटीज़ हैं, आप उनको भी जो है स्केल मकर करके उनको भी जो है ज़मीन रेगुलाइज करके दे दीजिए, उनको रेगुलाइज कर दीजिए बजाय छीनने के। एक अच्छी बात नहीं है। सर अगर बात करें हम जिस तरह से बिजली की अगर हम बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, बढ़ोतरी की गई है, जिस तरह से बिल जो आया करते थे उसमें बढ़ोतरी की गई है बिलों में, लेकिन देखा ये जा रहा है कि बिजली रेगुलर आने के बजाय जो है बिजली कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है और बिल जो है वो टाइम पे आ रहे हैं। जो लोग बिल पे नहीं कर रहे उनकी जो है बिजली कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं, लेकिन बिजली महकमा जो है बिजली पूरी तरह से लोगों को प्रोवाइड करने में जो है वो असफल साबित हो रहा है। देखिए, जहाँ पावर इशू की बात है, पावर में जो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है उसमें रूरल एरियाज़ में शायद 6 से 8 घंटे ये पावर कट करते हैं, और अर्बन एरिया में भी कुछ शायद 2 से 4 घंटे इन्होंने पावर कट रखा हुआ है। अच्छा, हैरानगी की बात तो ये है कि आप पावर कट तो कर रहे हो और दूसरी तरफ आप रेट बढ़ा रहे हो, बिजली पर यूनिट रेट बढ़ा दिया आपने, चाहे वो अर्बन एरिया है चाहे वो रूरल एरिया से है, बढ़ा दिया है। तो उसमें क्या जस्टिफिकेशन है? पावर आप दे नहीं रहे हो, और जितनी भी दे रहे हो आप जो है ऐसा करते 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 जो है आपने वो डबल रेट कर दी यूनिट की, पर यूनिट की, जिससे बॉर्डर के लोग, किसान लोग बड़े परेशान हो गए हैं। एक तो वो सिर्फ जब क्रॉप का सीज़न होता है तब वो फील्ड्स में वो मोटर्स वगैरह चलाते हैं फॉर इरीगेटिंग द लैंड्स। तो पहले बड़ा नॉमिनल कुछ होता था, देते थे, मगर वो भी उन्होंने रेट बढ़ा दिया है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि मेरा ज़ाती तौर पे ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं बॉर्डर एरिया में घूम रहा हूँ और मैंने देखा कि जब ये क्रॉप का सीज़न होता था उसमें शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल्ड कट, नहर में पानी है नहीं आपके पास, बिजली आप काट रहे हो, तो किसान जो है अपनी ज़मीन को पानी कैसे देगा? फिर क्या करते हैं कि फिर कहीं अगर लाइट देनी भी है, पावर सप्लाई करना भी है, तो ये आधी रात को बेचारा किसान जागता रहता था, हो सकता अभी बिजली आ जाए, अभी आ जाए, अभी आ जाए, सारी रात बैठा रहता था। और कभी रात को 12-1 बजे बिजली थी, वो भाग के अपनी खेतों की तरफ जाता था, मैं मोटर चलाता हूँ, पानी लगाता हूँ, तो जब तक वहाँ पहुँचता है मोटर ऑन करता है, कुछ ही देर होती है लाइट फिर चले जाती है। तो इस तरह का जो है लोगों पे बड़ी, खासकर फार्मर्स को और बॉर्डर एरियाज़ के लोगों को, बाकी जो है रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं उनको बड़ी हरासमेंट हुई कि साहब हम फसल कैसे लगाएंगे जब पानी आप नहरों में दे नहीं रहे हो, बिजली आप दे नहीं रहे हो, क्रॉप का सीज़न है, और उसके अलावा फिर जब बिल आता है तो बिल जो है वो बड़ा इन्फ्लेटेड बिल होता है। और इन्फ्लेटेड बिल जो इसलिए आता है, जो मेरा मानना है, या कुछ मेरी इनके इंजीनियर से भी बातचीत हुई है, तो उनका ये कहना था अब हम क्या करें, हमें जो है टारगेट फिक्स कर देते हैं कि भाई तुम इस डिस्ट्रिक्ट का जो है या इस एरिया का जो ए है या जे है या एक्शन है
उन्होंने टारगेट फिक्स कर दिए, हमें नहीं पता है, हमें इतना रेवेन्यू चाहिए आपको। फिर उस पर क्या होता है, क्योंकि उनको ही मालूम है कि लोगों ने इतनी कंजप्शन तो की नहीं है, फिर वो टारगेट को अचीव करने के चक्कर में जो है उसमें फिर वो इन्फ्लेटेड बिल देते हैं। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी, मैंने एक नहीं बहुत से घरों में देखा है कि जिनका मकान भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में बने हैं। क्या मकान बना है, एक कमरा है, उस पर कोई छत होगा पक्का या कभी ऐसा होगा, और एक बल्ब लगा हुआ है, एक वहाँ होगा, एक टेम्परेरी किचन बना है, एक वहाँ होगा, और उसमें बिल जो है किसी का 80,000, किसी का 1 लाख, किसी का पता नहीं कितने लाख, 1.5 लाख। तो कुछ बिल ऐसे लेके मैंने उस कंसर्न्ड ऑफिसर को भेजे भी। मैंने कहा अरे ये इसका घर है, उसकी फ़ोटोग्राफ लेके, ये इसके 2 बल्ब लगे हुए हैं, तो विल यू प्लीज़ जस्टिफाई कि ये जो आपने 1 लाख कुछ का बिल भेजा है और विडो है औरत, आपने कैसे ये बिल बनाया है। उससे लगता है कि ये टारगेट अचीव करने के चक्कर में है, और विदाउट सीइंग ऑन ग्राउंड कि साहब इस तरह का घर, 2 बल्ब और 1 लाख बिल, तो वैसे भी ये अपने आप में एक बड़ी हैरान करने वाली बात है। तो ये जो है गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, मतलब बिना कुछ किए हुए, बिना पावर सप्लाई के दिए हुए, उनको अगर 100 की कंजप्शन किसी की, इनको 200 रुपये चाहिए, 300 रुपये चाहिए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस तरह के एंटी पीपल जो पॉलिसी है, एंटी फ्रेंडली जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स पीपल, खासकर रूरल एरियाज़ या अर्बन एरियाज़, तो ये छोड़ना चाहिए। अच्छी बात नहीं है। ऐसा तो कभी 2014 में ऐसा नहीं हुआ है, होता भी होगा कि नापनों के बिल बड़े होंगे थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि जिसके 2 बल्ब हैं उसको 1,000, 80,000 का बिल, 1 लाख का बिल, ऐसे बहुत से हैं। और उसके अलावा जब किसान मोटर यूज़ ही नहीं कर रहा है, आप उसको पावर सप्लाई नहीं दे रहे हो, और फिर उसको बिल जो है आप 2 नंबर 3 नंबर दुगना बेच देते हो, वो कैसे? तो आप टारगेट ना देखें, आप लोगों के ही देखें, उनकी पेइंग कैपेसिटी देखें, उनकी कंजप्शन देखें कि एक्चुअली ग्राउंड कंजप्शन क्या है, कितनी वो बिजली यूज़ कर रहे हैं। और आपने मुलाजमों को भी प्रेशराइज करके रखा हुआ है, उनका भी कसूर नहीं है जो इन्फ्लेटेड बिल देते हैं, उनका भी कसूर नहीं है, आपने टारगेट दे के रखा है। तो टारगेट होता है जेन्युइन टारगेट क्या होता है इसमें ठीक है भाई, जितनी हमारी कंजप्शन हुई है, जिसने जितनी की है, आपने मीटर भी लगाए हुए हैं और भी आपका सिस्टम है, जितनी कंजप्शन उतना बिल ले लो आप। टारगेट फिक्स करने का क्या मतलब है? कि हम सुनते थे कि पुलिसमैन जी ट्रैफिक डिपार्टमेंट को टारगेट दे दिया जी, उनको भी टारगेट देते थे कि भाई इतना रेवेन्यू इकट्ठा करके दे दो। वो फिर वो एसपी भी अंडर प्रेशर होता था, एडीजी डीआईजी होगा वो भी अंडर प्रेशर होता है, ये कि टारगेट दिया इतना करना है। अच्छा, वो भी देखा जाता था ज़्यादा 2 व्हीलर्स को पकड़ते थे, 3 व्हीलर्स को पकड़ लिया, 2 व्हीलर्स को पकड़ लिया, और कमर्शियल व्हीकल की तरफ कम ध्यान होता था। उस पर लोगों की शिकायतें थी, इस तरह की शिकायतें थी कि साहब ये ज़्यादा देखा जाएगा 2 व्हीलर को ज़्यादा पकड़ते हैं टारगेट अचीव करने के चक्कर में। पहले की बात कर रहा हूँ, अभी भी ऐसा ही है, और कमर्शियल व्हीकल्स को हाथ नहीं लगाते हैं। उनको पकड़ो भाई, उनके कागज़ ठीक चल रहे हैं, उनके पास रूट परमिट है कि नहीं है, ओवरलोडिंग तो नहीं कर रहे हैं कोई, और इस किसी तरह की अनकम्फर्टेबल तो नहीं है जो आपका पैसेंजर्स है व्हीकल्स में। तो बजाय उधर फोकस करने के आप, वो लोग कहते हैं जनाब ये 2 व्हीलर पकड़ लेते, हमें पकड़ लेते, मोटरसाइकिल देखा उसको पकड़ लिया, कोई स्कूटर वाला देखा उसको पकड़ लिया, कोई और देख लिया, तीसरा देख लिया, कुछ कैरियर शेरियर देख लिया उसको पकड़ लिया। तो मतलब इसलिए पकड़ते थे वो भी, या काम तो वो पकड़ना तो उनको चाहिए था कमर्शियल व्हीकल्स को, मगर ये है कि टारगेट चक्कर में कि साहब ने गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना है, तो इस तरह से वो हरासमेंट, कई बार देखा कहीं एक्सीडेंट हो गए, कई बार कुछ तेज़ आ रहा होता है, आगे खड़ा हो जाता है आगे ट्रैफिक सिपाही, तो वो नहीं रुकता है या जान भागने की कोशिश करता है या कोई पीछा करते हैं, तो बहुत से जो अनफॉर्चुनेटली जो है कैजुअलिटीज़ भी हुई है। सर अगर बात करें हम, जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी में तब्दील किया गया था और बड़े बड़े दावे किए गए थे कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म होगी। क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं आप जम्मू कश्मीर की? देखिए, जम्मू कश्मीर में जो है, जब इन्होंने 370 और 35 से तोड़ा, उन्होंने 2-3-4 ग्राउंड्स जो है उन्होंने उसके रीज़न दिए। एक तो ये कहा कि साहब ये जो उग्रवाद है ये 370 की वजह से है, और जब 370 टूट जाएगा इसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन हो जाएगी इसकी, स्टेट्स की या क्या है, ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो हम इसको रोक पाएंगे।
उसके बाद देखा होगा इसके साथ ही एक इशू था इनका जो डीमोनेटाइजेशन का। उनका ये कहना था कि बहुत पैसा है जम्मू कश्मीर में जिसको कि फंडिंग जो है जिससे टेररिज्म को हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम देखते हैं वो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, टेररिज्म भी वहीं पे है और ख़त्म होगा। तो अब वो फंडिंग जो डीमोनेटाइजेशन आपने की वो पैसा किधर गया? क्या अभी वही है? क्या अभी भी फंडिंग हो रही है? क्या आप रोक पाए उसको 370 ख़त्म करने के बाद? ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इन्होंने कहा था यहाँ बड़ी लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट होगी, ये खुल जाएगा, बाहर के लोग आएंगे, ज़मीनें खरीदेंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाएंगे और लोगों को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जॉब्स मिलेंगे। मगर ग्राउंड रियलिटी ये है ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सी जो इंडस्ट्री पहले भी चलती थी या कुछ थी वो बंद हो गई, ऑल ओवर कंट्री बंद हो गई, स्टेट्स में हमारी बंद हो गई। और जो थोड़े बहुत यहाँ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ चल रहे हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि ये हाईवे बन रहा है, तो या हम ये कह सकते हैं कि साहब एम्स बना है, तो उसमें आप देखेंगे जितनी भी वो जो एजेंसीज़ हैं जो हायर की हैं वो बाहर की हैं। आज वो लोग अपना सारा स्टाफ बाहर से लेके आए, उनके ऑफिस में, दफ्तर में जितना भी ए से जेड तक जो स्टाफ है वो सारा साथ लेके बाहर से लेके आए हैं। जम्मू कश्मीर का एक भी उन्होंने किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी है। ठीक है, और तो फिर जब इंडस्ट्री कहाँ है आपकी? अगर इंडस्ट्री आती है, अगर ये इन लोगों ने नहीं दी, कुछ एजेंसीज़ हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उन्होंने कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड की, तो अगर बड़ी इंडस्ट्रीज आ जाती, लाते आप, जो लाई नहीं, जो आ नहीं सके, तो उनको हमारे लोकल जो यूथ है इनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलती? अगर है भी कोई तो बेचारे मुझे लगता है ये लेबर का काम करते हैं फैक्ट्री शैक्ट्री में, थोड़ा बहुत कहीं मैन कवरेज पर कमी आती है। तो अदरवाइज़ आप देखें हाईवे बन रहा है, एक भी लोकल आदमी दिखा दीजिए कि हाईवे पे कोई आदमी काम कर रहा है। एम्स में जाइए, वहाँ जाके नज़र लगाइए, एक भी मुझे दिखा दीजिए लोकल आदमी को अगर है। हाँ, कोई एक सर्विस में मिल जाएगा आपको, सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर खड़ा है, गेट पे खोलने जोड़ने खोलने के लिए, बंद करने के लिए खड़ा होगा, या और कोई इस तरह का मजदूर मिल जाएगा कोई थोड़ा बहुत आपको किसी को। बाकी इसके अलावा जो बाकी बाहर से लोग आए हैं, बाहर से जो लोग आए हैं, आपने वाइन शॉप्स लोगों को, बाहर के लोगों को बेचती, शायद इसलिए 370 तोड़ा था आपने जो है बाहर के लोगों की ज़मीनें छीन के आप उन लोगों को ज़मीनें देने चाहते हैं थ्रो अवे प्राइसेस के ऊपर। इवन रामदेव यहाँ आना चाहता था जम्मू कश्मीर में, बड़ी ब्रह्मणा के ऊपर, उसके लिए एक बहुत बड़ा चंक जो है 4000 कनाल ज़मीन का देखा जा रहा था। पता नहीं बाद में वो मैच्योर हुआ कि नहीं हुआ है। तो इस तरह से जो ज़मीनें छीन के लोगों को आप थ्रो अवे प्राइसेस के ऊपर बाहर के लोगों को देना चाहते हैं, यही चाहते थे आप 370 तोड़ के। और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में 2014 से पहले 6.90% जो है वो लोग थे, 6.90% लोग अनएम्प्लॉयमेंट थी। आज की डेट में 23% जो है वो भी 2022 का फिगर है। तो दैट मीन्स के 370 और 35 से ये अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ गई? टूटने के बाद तो कम होनी चाहिए ना, ख़त्म ही हो जानी चाहिए। क्या होता है 6.990%? तो ये 23% बढ़ गई। तो ये चीज़ दिखलाता है कि साहब आप जो कह रहे थे नौकरियाँ देंगे, नौकरी देने की बजाय आपने नौकरी इतनी बढ़ा चढ़ा के रख दी। और आप जो है 2019 से लेके अब 2023 हो गया है, अब सब इंस्पेक्टर की जो है रिक्रूटमेंट फाइनलाइज नहीं कर पाए आप लोग। आपने वो जेई की वो लोगों की कैंसिल कर दी क्योंकि उसमें स्कैम हुआ है। हर एक में स्कैम किया होगा एसएसबी ने, आपने जो है उनका जेईस का कैंसिल कर दिया। एफ कुछ लोग हुए थे, आपने वो भर्ती कैंसिल कर दी। ठीक है, बॉर्डर भर्ती में आप फाइनलाइज स्टेज के ऊपर थी, जब उनको ऑर्डर मिलना चाहिए था अपॉइंटमेंट, उनका सब फिजिकल टेस्ट जो आउटडोर टेस्ट क्लियर हो गया, उनका मेडिकल तक हो गया, आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स देने चाहिए, उसके बजाय आपने दोबारा एडवर्टाइजमेंट कर दिया। ये क्या हो रहा है? जम्मू कश्मीर बैंक में कह रहे थे 50,000 थी, वो हमारे गवर्नर साहब पहले वाले नौकरी दूंगा, वो सारा वो कहाँ है वो पैसा, वो मिले नहीं। और सुनने में आया कुछ बाहर से आउटसाइडर जो है अपने बैकडोर एंट्री से जम्मू कश्मीर बैंक में घुसेड़े हुए हैं। तो ये आप जम्मू कश्मीर को क्या है, भारतवर्ष का हिस्सा नहीं मानते क्या? जम्मू कश्मीर के लोगों को आप भारत के लोग नहीं समझते? अगर आप ऐसा समझते हैं तो फिर आपका इस तरह का जो है एटीट्यूड क्यों है जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ? ऐसा होना नहीं चाहिए
कि भाई ये लोगों की गवर्नमेंट है, आप लोगों के लिए हो, और टैक्स पेयर्स की मनी के साथ जो है तुम लोग जो भी हो गवर्नमेंट पे हो, टैक्स पेयर की मनी से चल रहे हो, और फिर ज़िम्मेवारी काम तो इतना ही है आपका कि आप लोगों का वेलफेयर देखो। जो भी स्कीम्स आती हैं किस लिए आती हैं? लोगों के वेलफेयर के लिए आती हैं। जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ किस लिए होती है? इनके लिए होती है। जो आप क्रिएशन ऑफ जॉब्स होती है किसके लिए होती है? यूथ के लिए होती है, और यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए होती है। मगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे। आप इसलिए 35 से तोड़ दिए आपने 300 के बाहर से, ये ताकि ये इनकी जो जॉब प्रोटेक्शन थी वो ख़त्म हो जाए। आपने इसलिए तोड़ दिया ताकि इनको जो लैंड प्रोटेक्शन थी कि बाहर का कोई आदमी ज़मीन नहीं खरीद सकता आगे। ठीक है, पहले भी थे लोग, लीज पे लोगों ने ली है, इंडस्ट्री बनाई है, लीज पे वैसे भी चल सकता था। तो क्या इसलिए कि ताकि इनकी ज़मीनें छीन लो और बाहर के लोग आगे यहाँ लूट कर लें ज़मीनों की, और ये ज़मीनें भी चली जाएँ, नौकरी भी चली जाए। तो ऐसे 370-35 को तोड़ने की क्या ज़रूरत क्या थी? क्या मिला जम्मू कश्मीर के लोगों को? क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, किस तरह से जो है बदलाव होगा J&K में? जम्मू कश्मीर पे बदलाव का एक ही तरीका है, और लोग खुद जज हैं। आप 2014 का पहले का दौर देख लीजिए, उस वक्त किस तरह की गवर्नेंस थी। वहाँ क्या लोगों के काम होते थे, लोगों की सुनाई होती थी, लोगों को इस तरह की छेड़छाड़ होती थी ज़मीनों के मसले में, या लोगों को जॉब मिलते थे कि नहीं मिलते थे। ठीक है, और हरासमेंट होती थी इस तरह की जो 2014 के बाद हुई है। ये सब चीज़ों को कंपेयर कर लें कि आप लोग जम्मू कश्मीर के लोग पहले कंफर्टेबल थे या 2014 से लेके आज तक जो है कंफर्टेबल हैं। अगर लगता है कि नहीं वो दौर अच्छा था, वो ज़माना अच्छा था, अपना लोकल एमएलए जिम्मेवार होता था, अकाउंटेबल था, आप पकड़ते थे, घर जाते थे, दिन को, रात को, आधी रात को आप पकड़ सकते थे, कांटेक्ट कर सकते थे, और नाराज़गी भी जताते थे। अब आपकी ज़रूरत है, आप किसी ब्यूरोक्रेट के साथ आप ज़रा थोड़ा ऊंचा बोल के देखो, या फ़ोन करके देखो, फ़ोन उठाता है आपका, या वो उस तक पहुंच भी सकते हो आप, आपकी है जो आप पहुंच सकते हो किसी ब्यूरोक्रेट के पास, आप जाके आपको आसानी से अंदर आने देगा, मिलेगा सेक्रेटरीट में कोई। तो ये डिफरेंस है। तो इसलिए आप अगर जम्मू कश्मीर का बेहतरी चाहते हो, आप अपने आने वाले बच्चों की बेहतरी चाहते हो, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग कोशिश करें, पहले वाले दौर में जाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आपके अपने लोग हैं, जम्मू कश्मीर की पार्टी है, आप किसी दिल्ली की पार्टी को वोट डालोगे, कहाँ ढूंढोगे, किसको ढूंढोगे, किसको बोलोगे, किसको आप गिला शिकवा करोगे? अगर आपने किसी नेशनल पार्टी को लास्ट टाइम जिता के भेजा है, जिता के भेजा है, मैं तो रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, उसमें जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि साहब हमने जब जीतने के बाद, हम पहले बहुत वादे किए गए, जब जीत गए हमने शक्ल नहीं देखी एमएलए साहब की, कभी कॉन्स्टिट्यूंसी में आई नहीं, कभी हमारे ना दुख में शामिल हुए ना सुख में शामिल हुए। तो अगर वो आपका एमएलए भी वो आपके हाथ नहीं है नेशनल पार्टी का, तो कल को बड़ा मसला आ जाएगा। कल आप कुछ मांगोगे जम्मू कश्मीर के लिए, बच्चों के लिए नौकरी ही मांगोगे 2 मिनट के लिए, कुछ करोगे तो कौन देगा आपको? तो इसलिए ये अपनी पार्टी है, अपने लोग हैं, जाने पहचाने लोग हैं। जम्मू कश्मीर की जो पार्टी है हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है फॉर दैट मैटर, और या दूसरी पार्टी भी हैं, कांग्रेस है या दूसरे लोग हैं, अपने लोग हैं, आप पकड़ सकते हो, पूछ सकते हो, अकाउंटेबिलिटी है। और एमएलए को पब्लिक जो है उसको भी मालूम होता है कि यार मैं जीत तो गया हूँ, लोगों ने वोट दिए मुझे, मुझ पर भरोसा किया है, अगर मैं इनसे बेईमानी करूँगा तो अगली बार मैं जाऊँगा तो लोग मुझे वोट नहीं देंगे, मैं दोबारा एमएलए नहीं बन सकता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपने देख लिया जो आपने देखना था, कि शायद लगता था आपको कि पता नहीं क्या कोई ज़बरदस्त चेंज आएगी जम्मू कश्मीर में। आप 2014 से लेकर अभी तक देख ही रहे हो। और अगर आप, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी किसी भी वर्ग का, चाहे वो ट्रेडर्स है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो फार्मर्स है, या छोटा मोटा कोई बिजनेसमैन है, या एम्प्लॉइज़ है फॉर दैट मैटर, आई विल से देर आल्सो अंडर प्रेशर। उनको भी डराया जाता है कि साहब तुम ये करोगे वो करोगे, सबको डराया हुआ है, डर का माहौल, डर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो बाकी ये है कि मुझे लगता है कि इन चीज़ों से लोगों को बाहर आना चाहिए, समझना चाहिए, वोटर समझदार है, सियाना है, और आप अपना देखो
ठीक है, अपना देखो, अपनी स्टेट का वेलफेयर देखो, आपकी स्टेट है यार। आपके पहले भी जो है फोर फादर भी यहीं रहते थे, आप भी यहीं रह रहे हो, आपके बच्चे जो आगे वो भी यहीं रहने हैं। अगर आप ऐसा चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो है आप जो आपको अच्छी पार्टी, जिस पार्टी ने आपको दिया है, मगर अपना कहूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का उनका ये पार्टी का ये प्रचार कर रहा है, मैं वो नहीं कहता, आपको जो अच्छा लगता है और जिसकी हुकूमत आने वाली है, जिस गवर्नमेंट मिलेगा तो हुकूमत वही दे सकता ना जिसके पास कुछ है। जिसके पास कुछ है ही नहीं है, अपोजिशन में अल्लाह क्या कर सकता है, वो क्या देगा, उसकी कौन सुनेगा। नहीं सुनेंगे, ज़्यादा कहेगा आप लोगों को आ जाओ यार धरना देना है, सड़क बंद करनी है, दफ्तर के बाहर नारे लगाने हैं, उससे तो आपका मसला हल नहीं ना होगा। आपको ऐसा आदमी चाहिए जो आपके इश्यूज़ को समझता है, जिसको आप इशू बताओ, आपको प्रॉब्लम का, इशू का सलूशन चाहिए। आपको सलूशन चाहिए ना, आपको ये थोड़ी चाहिए कि धरना देना है, नारेबाजी करनी है, हाय हाय करना है, फिर घर बैठ जाना जाके, और जहाँ प्रॉब्लम जहाँ है वो वहीं पे रहेगी। तो मेरा ये मानना है कि आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसी पार्टी की ज़रूरत है, ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो आपके इश्यूज़ को जो है अपना इशू समझे और ईमानदारी के साथ जो है आपकी प्रॉब्लम को, आपके इश्यूज़ को हल करने की कोशिश करे। मज़ा तो इसमें है कि आपका मसला हल होना चाहिए। हल ही नहीं होता मसला तो क्या करना है ऐसे एमएलए को, ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसी कुछ को। ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता व फॉर्मर डीआईजी अशोक खत्री जी। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 4 इंडिया में। अरफाज अमरडैंग कैमरामैन शाहनवाज के साथ।